तुम मेरे हो पार्ट 44। और मेहर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाते हुए बाकी बातें घर जाकर वो बोला और गाड़ी एक बार फिर से अपनी रफ्तार पर चल दी। 5 बजे के आसपास सब घर पहुंचे। शमा आंटी ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। पूजा मेहर ने की थी रवि और मीनू की। फिर कलश रखकर उसे गिराकर अंदर आने का बोला तो रवि जो मीनू के हाथ पकड़ा था उसने मीनू को बताया और वैसे ही मीनू ने किया और मीनू को अंदर लाए। आंटी कड़क चाय हो जाए, कबीर बोला और सब लोग सोफे पर ही बैठ गए। तभी कबीर का फोन बजा और उसने स्माइल के साथ सामने पड़े लैपटॉप को उठाया और कुछ करने लगा। तभी दूसरी तरफ से दादी सुप्रिया, रूही, विवेक, बिटू सब लोग दिखने लगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, दादी सामने बैठे रवि मीनू को देखकर बोली। सब लोग ने दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। काफी देर तक सब बातें करते रहे और चाय भी बातों बातों में ही पी। अच्छा रवि, मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हें कबीर देगा, विवेक बोला और सबको बाय बोलकर वीडियो बंद कर दी। मेहर, तुम मीनू का बैग पैक कर दो, ये दोनों गोवा जा रहे हैं, कबीर बोला तो रवि एकदम से मना करते हुए, नहीं अभी हम कहीं नहीं जा रहे। रवि बोला, हाँ मुझे भी कहीं नहीं जाना। मीनू बोली, तुम दोनों से पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, कबीर बोला। और हाँ, तुम्हें वहां जाकर दूसरा सरप्राइज भी मिल जाएगा। और विवेक जिस गिफ्ट की बात कर रहा था वो यही है, ये सब उसे ने प्लान किया है। कबीर बोला, पर जीजू अभी नहीं, फिर कभी। मीनू बोली, एक बार जाओ तो सही, कबीर बोला। कबीर ने खुद ही सारे बंदोबस्त किए थे और खुद ही वो दोनों को छोड़ने गया था एयरपोर्ट पर। वहां का माहौल देखकर तो मेहर हैरान रह गई। स्पेशल चॉपर था वहां पर और कबीर मेहर को वही ले गया था। यहां से प्राइवेट प्लेन उड़ान भरते हैं, ये आपका है? मेहर बोली, हाँ मेरा ही है, कबीर बोला और रवि को सब कुछ बताने लगा। देख, वहां पर मिसेज सीता लेने आ जाएगी और वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, कबीर रवि से बोला। वहीं मीनू मेहर के पास खड़ी सब महसूस कर ही थी। मेहर, तू अभी जीजू से क्या बोल रही थी? मीनू बोली, तुम सच मानोगी, यहां पर चॉपर खड़ा है। मेहर बोली तो मीनू भी हैरान रह गई। मीनू, मुझे लगता है कि हम दोनों की शादी ना किसी गैंग के लीडरों से हो गई है, तभी तो इतने बॉडीगार्ड और गन भी रहती है इन लोग के हाथों में। मेहर वो दिन याद करके बोली जिस दिन कबीर उसे किसी घर में ले गया था और सामने वो लड़के बंधे पड़े थे। मीनू भी अब घबराने लगी थी। मेहर बोल ही ऐसे रही थी। चले मीनू, रवि मीनू का हाथ पकड़कर बोला तो मीनू ने मेहर के हाथ कसकर पकड़ लिए। नहीं, मुझे नहीं जाना, मीनू बोली। पर क्यों नहीं जाना? रवि मीनू को देखकर बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि मीनू अचानक ही बदल गई। अभी कुछ देर पहले तक तो कितनी खुश थी। नहीं, आप लोग खतरनाक हो, पक्का किसी गैंग से मिले हैं, तभी तो आपके पास चॉपर है। एक जॉब करने वाले के पास ये सब नहीं होता, मीनू बोली। तो कबीर और रवि दोनों के मुंह खुले रह गए। ये सब तुमको किसने कहा? रवि बोला, मेहर बता रही थी मुझे, और मुझे भी यही लगता है, मीनू बोली। मीनू की बात सुनकर रवि ने कबीर को देखा और कबीर ने अपना सिर झटक दिया। वो क्या है ना मोहतरमा, अब आ मेरी पत्नी है, वो भी लिगली, तो अब को मेरे साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलते हुए रवि ने मीनू को गोद में उठा लिया। वहीं मेहर का हाथ मीनू ने पकड़ रखा था, वो भी साथ ही खिंची चली जा रही थी तो कबीर ने आगे आकर मेहर को पकड़ लिया और मीनू के हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या है मेहर, जाने दो उसे, कबीर बोला। नहीं, आप कौन हो? मुझे नहीं पता, मैं मेरी फ्रेंड को नहीं जाने दूंगी, मेहर बोली। मैं कौन हूं, मुझे बताना पड़ेगा, कबीर बोला और मीनू को देखकर, मीनू जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को, कबीर बोला। वही रवि आगे बढ़ गया और दोनों के हाथ छूट गए। मेहर और कबीर वही खड़े रहे जब तक रवि मीनू
चले नहीं गए, चलो अब हमें भी चलना है। बोलते हुए कबीर ने मेहर को अपने साथ जाने के लिए कहा और आगे बढ़ गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। आप कौन हो? आपके पास गन है, इतने सारे बॉडीगार्ड हैं और चॉपर भी है। आप वो तो नहीं? मेहर ने गहरी नजर कबीर पर डालते हुए कहा। वो कौन? कबीर बोला। अरे वही डॉन, वो तो नहीं जिसे कितने देशों की पुलिस ढूंढ रही है। मेहर आंखें बड़ी बड़ी करके बोली। एक पल के लिए कबीर हैरान ही रह गया और मुंह खुला। जब कबीर कुछ नहीं बोला तो मेहर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए देखा। मुझे लगा ही था आप यही हो, तभी तो मुझे हर वक्त गुस्से और नफरत से देखते हो। अब मुझे पता चल गया, मैं किसी को नहीं बताओगी, मेहर बोली। इस समय वो खुद से ही बातें कर रही थी और कबीर बस उसे ही देख रहा था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप कौन हो? अब मैं जा सकती हूँ आपने घर? मेहर कबीर को देखकर बोली। हाँ चलो, छोड़ देता हूँ तुम्हें। कबीर बोला। नहीं, मैं चली जाऊंगी, वो आप बस मुझे किराया दे दो, बाकी मैं चली जाऊंगी। मेहर बोली। मैं खुद छोड़ता हूँ ना, कबीर बोला और मेहर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले गया और गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभालते हुए चल पड़ा घर की ओर। वही मेहर तो उसे ही देखती रह गई। आखिर कबीर ने उसकी बात मान कैसे ली? वो भी इतनी आसानी से? पक्का कुछ तो करेंगे। मेहर, आज तेरा आखिरी दिन है। तूने पता कर लिया कि ये डॉन है और डॉन तो सबको मार देता है, जैसे वो शाहरुख खान अपनी फिल्म में मार देता था। वैसे ही मेहर को लग रहा था कि वो ये सब मन में बोल रही है, पर उसने घबराहट में ये सब बोल दिया था और पास में बैठा कबीर हैरानी से सुन रहा था। इस समय उसे सच में मेहर पर गुस्सा आ रहा था कि वो ये सोचती है उसके बारे में, पर उसकी ये हरकतें तो उससे और भी प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। गाड़ी रुकी तब जाकर मेहर अपने ख्यालों से बाहर आई और सामने देखा तो अंधेरे में भी उसे सामने कबीर का घर दिखाई दे रहा था। मेहर के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे अपनी बातें सही लगती हुई दिख रही थी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही थी, मेहर धीरे से बोली। तो कबीर उसकी तरफ देखते हुए, पर घर तो यही है ना? कबीर बोला। ये आपका घर है, मेहर धीरे से बोली। और तुम? कबीर मेहर की तरफ झुकते हुए बोला। मेहर पीछे हटने लगी तो कबीर मुस्कुराकर बाहर निकल गया। वहीं मेहर उसे देख रही थी। कबीर उतरकर उसकी तरफ आकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने को कहा, पर मेहर तो जैसे हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया। चलो अब, और हाँ, भागने की सोचना भी मत, पता है ना मैं कौन हूँ? कबीर बोला। तो मेहर बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। समझी ना? कबीर बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर के चेहरे पर स्माइल आई और फिर नॉर्मल होते हुए चलो अब बोला और अंदर की ओर चल दिया। शमा आंटी जा चुकी थी रात का खाना बनाकर। अब मेहर वहीं हॉल में बैठी हुई इधर उधर देख रही थी, पर कबीर दिख ही नहीं रहा था। खाना खाने के बाद से ही वो कहीं नहीं दिखा। मेहर अभी भी वही सब सोच रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रूम में जाकर देख ले। तभी उसे कबीर की आवाज सुनाई दी। मेहर, मेहर कहाँ हो? जल्दी आओ। मेहर की तो सांसें थम गई, मतलब के डॉन घर पर ही है। वो धीरे से उठी और आवाज की दिशा में चल दी। आवाज कबीर के रूम से ही आ रही थी। दरवाजे पर जाकर मेहर रुक गई और फिर धीरे से उसने एक पैर अंदर रखा और जैसे ही सामने देखा तो देखती ही रह गई। सामने कबीर हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। उसका निशाना मेहर ही थी। मेहर जैसे खड़ी थी वैसे ही रह गई। कबीर बिल्कुल निशाना साधे मेहर को ही देख रहा था और फिर अपनी गर्दन एक तरफ को झुकाकर मेहर को देखते हुए, वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ इधर, वो बोला। तो मेहर गलातर करते हुए आगे चली गई। कबीर ने मेहर को ऊपर से नीचे तक देखा और खुद की हंसी दबाते हुए, क्या कर रही थी इतनी देर तक बाहर? कबीर बोला। वो मैं बस बैठी थी, मेहर बोली। हम इधर आओ, कबीर मेहर से बोला। तो मेहर कबीर
को देखने लगी जो लूज सी टी शर्ट लोअर पहने खड़ा था। मैंने कहा इधर आओ। कबीर बोला तो मेहर एक कदम आगे बढ़ गई। कबीर उसे ही देख रहा था तो कबीर खुद ही मेहर के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में पिस्टल पकड़ करते हुए सामने की तरफ कर दी। मेहर हैरान सी रह गई। कबीर मेहर के पीछे खड़ा था और उसके दोनों हाथ मेहर के हाथों पर थे जो उसे पिस्टल कैसे पकड़ते हैं बता रहे थे। वही मेहर तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसके मुताबिक आज उसका आखिरी दिन था, पर यहाँ तो कबीर उसे पिस्टल चलाना सिखा रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा कबीर? मेहर से बोला तो मेहर अपने ख्यालों से बाहर आई। अपने कंधे को सीधा रखो और सामने देखो ना कि पिस्टल की ओर। कबीर उसे बता रहा था। सुबह कितने बजे उठती हो? कबीर बोला। 6 बजे। मेहर धीरे से बोली। कल से 4 बजे उठोगी। पहले 2 घंटे पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस होगी, फिर तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी और हाँ, कार भी तुम ही ड्राइव करोगी। ये सब बोलते हुए कबीर मेहर के सामने आ गया और उसके हाथ को सही करते हुए बोल रहा था। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और हाँ, मैं डॉन हूं तो ज्यादा मुझसे जुबान मत चलाना। कबीर बोला। वो मेहर को उसकी ही बात याद दिला रहा था जो उसने बोली थी। रवि और मीनू दोनों मिसेस सीता के साथ एक बीच साइड हाउस में पहुंच गए थे और खाना खाकर रूम में ही थे। तुम सच बोल रहे हो? तुम इतने बड़े आदमी हो? मीनू बोली। रवि उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और मीनू उसके बालों में हाथ फेरा रही थी। हाँ बाबा, ये सच है। और जो मेहर ने बोला ना किसी गैंग के लीडर है, तो बात बिल्कुल गलत है। रवि मीनू के हाथ पकड़कर बोला। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो मुझसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। मीनू बोली। पर मुझे मीनू चाहिए थी। रवि बोला। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। रवि मीनू को डोट लुटाते हुए बोले। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो मुझसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। मीनू बोली। पर मुझे मीनू चाहिए थी। रवि बोला। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। रवि मीनू को लुटाते हुए बोले। विवेक बहुत देर से रूही का ही इंतजार कर रहा था, पर वो आई नहीं थी। जब रवि से बात की थी उसी समय वो चली गई थी, पर अब तो 11 बज गए थे और इतनी देर तक तो वो फोन करके बता देती, पर आज ना तो वो फोन उठा रही थी और ना ही उसने बताया था। विवेक अब परेशान हो गया था। बिट्टू अपनी दादी के साथ सो गया था। तभी बाहर उसे गाड़ी रुकने की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर गया तो देखा कि रूही के सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ पर भी। उसके साथ एक कांस्टेबल था। विवेक भागकर बाहर गया और रूही को सहारा देकर अंदर ले आया। सर, ये मैडम की दवाई है। वो कांस्टेबल एक पैकेट आगे करते हुए बोला। विवेक रूही को सोफे पर बैठा चुका था। ये सब हुआ कैसे? विवेक उस कांस्टेबल से बोला। सर, वो मैडम किसी केस से गई थी, तभी ये हादसा हो गया। शुक्र है वो रोड रोलर रुक गया, वरना कुछ भी हो सकता था। कांस्टेबल बोला। तुम जाओ। रूही उस कांस्टेबल से बोली तो वो चला गया। विवेक रूही के पास बैठ गया और उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए, तुम ठीक हो? पता है मैं कितना डर गया था। आज ना तुम्हारा फोन लग रहा था। विवेक बोला। हमारा तो काम ही ऐसा है, रूही बोली और स्माइल के साथ उसे देखने लगी। नहीं चाहिए ऐसा काम मुझे, बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। विवेक बोला। मैं कहूं कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली तो? रूही बोली। क्या मतलब? विवेक बोला। आज मैं जब गई तो मुझे पता चला कि मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर मेरी टेबल पर पड़े थे। जब मैंने इस बारे में उच्च अधिकारी से बात की तो पता चला कि मेरे बारे में किसी ने शिकायत की है कि रिश्वत लेती हूं। अभी तो बस ट्रांसफर की दिया है, वरना मुझसे रिजाइन मांगते। रूही बोली। तो विवेक उसे देखता रह गया। तो तुमने क्या किया? विवेक बोला। रिजाइन दे दिया। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों सहूं? वो बोली।
तो विवेक हंसते हुए, चलो रूम में, अगर किसी ने देख लिया तो सब घबरा जाएंगे। विवेक बोला। तुम खुश हो? रूही बोली। चलो, विवेक बोला। तो रूही उसे ही देखती हुई चल दी। विवेक ने रूही को बेड पर बैठाया, उसके जूते उतारे और उसे आराम करने को कहा। रूही उसे ही देख रही थी। तो विवेक उसके पास बैठते हुए, रूही 4 साल तक हम दूर रहे थे। बिट्टू साल भर का था। उसे भी मैंने और मम्मी ने संभाला था ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको, इसलिए नहीं कि एक छोटी सी समस्या से ऐसे हार जाओ। तुम सोचो, अगर तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, और उस झूठे इल्जाम को तो तुम साबित कर रही हो ऐसे रिजाइन देकर। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाना चाहता हूँ, नहीं रूही, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद 50,000 लोगों के पेट भरने के काबिल हूँ, और तुम्हें पता भी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अभी शांति से सोचो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। विवेक बोला। वही रूही उसकी बात सुन रही थी। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, सुबह ही जाकर मैं बात करती हूँ, रूही बोली। हाँ, बात करो और शांति से सोचो, इस सब के पीछे कौन हो सकता है, विवेक बोला, और साथ ही उसे लेटाते हुए, अब आराम करो, वो बोला। विवेक ने किसी को फोन किए और कुछ देर तक बातें की, फिर रूही के पास बैठ गया। रूही सो चुकी थी। रूही, मैं गलत नहीं तो ये सब करण और मेहर के केस को दबाने के लिए हो रहा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता, विवेक बोला। पर पहले सुबह देखते हैं क्या होता है, विवेक रूही के सिर पर हाथ रख कर बोला। देविका अभी भी जाग रही थी, क्योंकि रौनक ने अपने सिर पर बंधी पट्टी को गिला कर लिया था। वो बिना बोले उस पट्टी को बांध रही थी, और रौनक बस उसे ही देख रहा था। पिछले 2 दिन से देविका उससे बोली नहीं थी। वो बस किसी तरह से उससे बात करना चाह रहा था, पर देविका ने तो जैसे मौन व्रत रख लिया था। बात क्या है, तुम्हें खुश होना चाहिए था कि मैं चला गया तुम्हें छोड़कर, पर तुम तो मुझसे नाराज लग रही हो, रौनक बोला। पर देविका कुछ नहीं बोली और अपनी तरफ आकर लेट गई। तभी रौनक का फोन वाइब्रेंट हुआ। उसने देखा और रूम से बाहर चला गया। वो बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, साथ में रंजन बैठा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, रंजन रौनक से बोला। ये बात पूछने के लिए मुझे बुलाया, रौनक रंजन को देखकर बोला। और रंजन रौनक को देखकर, अब कितने दिनों तक ऐसे ही पत्नी के पीठू बनकर रहोगे? भूल गए तो बता दूं, कबीर मेहर के साथ अकेला रह रहा है, और यही सही समय है उस मेहर को इस दुनिया से अलविदा कहने का, रंजन मक्कारी से बोला। तो रौनक उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुमको कबीर से बदला लेने का, रंजन फिर से बोला। पापा, एक बात कहूं, आप सच में ये चाहते हैं, रौनक बोला। तो रंजन हैरान सा उसे देखने लगा। पापा, सुप्रिया की शादी होने वाली है, वो पराए घर जाएगी, उसके साथ पता नहीं वहां कौन कैसा सलूक करे, तब आप पर क्या बीतेगी। जब आपको पता चले कि जिस लड़की को आपने नाजों से पाला उसके साथ वही सब हो रहा है जो उसके भाई ने आपने ही भाई की पत्नी से किया, तब रौनक बोलकर चुप कर गया। वही रंजन ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं, रंजन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला। सच बोल रहा हूँ, रौनक बोला, और अब मैं आपकी बातों में आकर कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता चल गया कि मैं गलत था और कबीर हमेशा सही था, रौनक बोला। ये तू बोल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, रंजन झल्लाते हुए बोला। नहीं पापा, आज ही तो ठिकाने आया है दिमाग, आपने अपने लालच के चलते सब खत्म कर दिया, बिजनेस तक खत्म कर दिया, पर ताऊ जी ने अपनी मेहनत से सब कायम रखा और वही कबीर कर रहा है। ये तो बदला लेने की बात नहीं हुई ना। ये तुम क्या बोल रहा हो, तुम्हें पता है उन लोगों ने हमें धोखा दिया था,
रंजन की जुबान बोलते हुए लड़खड़ा गई। पापा झूठ बोलो, पर उतना ही जितना संभाल सको। बोलते हुए रौनक उठ गया और जाने लगा, पर फिर रखकर रंजन की तरफ देखकर, मुझे वकील अंकल मिले थे, वही जो ताऊ जी के लिगली कामों को देखते थे। उन्होंने सब बता दिया मुझे, कैसे आपने अपने हिस्से का बिजनेस लिया और फिर ताऊ जी को मारने की कोशिश की। पर तब कबीर बीच में आ गया तो वो चोटें उसे लगी, और उसके बाद क्या नहीं किया। तो फिर वो ये देश छोड़कर ही चले गए। रौनक बोल रहा था, रंजन बस उसे देखते ही रह गया था। उसे तो बस यही लगता था कि उसके किए का किसी को पता नहीं चलेगा, पर यहाँ उसे के बेटे को सब पता चल गया था। और पापा कबीर ने ती हमेशा बढ़े बेटे होने का फर्ज निभाया, वरना कौन करता है ये सब जब जानता हो कि उसके बाप को मारने की कोशिश उसी के चाचा ने की है। रौनक बोलकर चला गया, पर रंजन वही बैठा रह गया। उसे आज खुद की किए पर शर्मिंदगी होने लगी थी, क्योंकि आज अपने बेटे की नजरों में उसे अपने लिए नफरत दिख रही थी। मेहर उठो, जल्दी से उठो। कबीर मेहर को उठा रहा था, वही मेहर सोने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखो मेहर, 4 बज गए हैं और तुम्हारी प्रैक्टिस का समय भी हो गया है, और अगर अब तुम नहीं उठी ना तो फिर जो होगा मुझे उसके बारे में मत कहना। कबीर बोला तो मेहर झट से उठकर बैठ गई। वेरी गुड, कबीर बोला और मेहर के सामने गन लहराते हुए चलो चले। वो बोला, मेहर बेचारा सा मुंह बनाकर उसको देखने लगी। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला इन सब का, कबीर बोला, और वो मेहर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। कबीर रूम से बाहर निकला और अंदर ही चलते हुए वो पीछे हिस्से में आया। मेहर पहले भी यहीं पर रही थी, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। कबीर ने उस पिछले हिस्से में आकर एक बुक रेक को खोला और तो अंदर की तरफ सीढ़ियां थी। मेहर तो ये सब देखकर ही हैरान रह गई। कबीर नीचे की तरफ चलते जा रहा था और साथ ही लाइट जलती जा रही थी, वो सेंसर से चल रही थी। मेहर तो बस ये सब देख रही थी। सामने एक बड़ा सा हॉल था और वो बस उस हॉल को डोट ही देख रही थी। मेहर ये तो जानती थी कि कबीर जिम जाता है, पर कहाँ उसे आज पता चला, क्योंकि यहीं पर ही जिम का सारा सामान पड़ा हुआ था और एक तरफ शूटिंग एरिया बना हुआ था। कबीर ने उसे वहां लेकर खड़ा कर दिया और उसे सब कुछ समझाने लगा, पर मेहर को तो बस वहां से जाना था। तो उसने बहुत सोच समझकर एक बात कही, वो क्या है ना, इतनी सुबह सुबह हम यहाँ पर ये सब करेंगे तो बाहर आवाज जाएगी और लोग क्या कहेंगे। मेहर बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, साउंड प्रूफ है ये रूम। कबीर बोला और फिर से मेहर को खड़ा करा और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। मेहर बस खाना पूर्ति कर रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने कबीर की बात नहीं मानी तो कबीर कुछ और करने को बोल देगा। फिलहाल वो घर पर ही है तो यह सही, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेहर कबीर से बोली जब कबीर मैगजीन भर रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब, कबीर मैगजीन को गन में लगाकर मेहर को देखते हुए बोला। पहले गाड़ी सीखनी थी और अब ये सब, इस बार तो मैंने जोर से भी नहीं बोला और आपकी बात भी नहीं काटी। मेहर अपने सामने बनी स्लेब पर उंगली टैप करते हुए बोल रही थी। इस समय उसकी वो आंखें, जिनमें नींद तो थी पर न सोने के वजह से लाल सी हो रखी थी, और बिखरे बिखरे बाल और ये बात करने की अदा। कबीर तो बस देखता ही रह गया। सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। फिर अपने सारे ख्यालों को एक तरफ करके वो वापस से मेहर के पीछे आ गया। सजा तो कल पहले मुझे दही लगाया मेरे फेस पर और सब लोग देखकर मुझे हंस रहे थे, ये कम बात है क्या, कबीर बोला। फिर मुझे डॉन बोला, गैंग लीडर भी बोला, इतना कुछ बोला तुमने तो उसके लिए ये सब तो कुछ भी नहीं है। कबीर मेहर के कंधे सही करते हुए बोला, शूट। कबीर बोला तो मेहर ने ट्रिगर दबा दी, साथ ही वो 2 कदम पीछे आ गई। पहले बोला है ने खुद को बैलेंस करो। कबीर बोला, हद है, अभी सिर्फ दूसरा राउंड शुरू हुआ है और आ तो ऐसे बोल रहे हो, मुझे आज ही सीखना है। मेहर बोली, पूरे 10 दिन है तुम्हारे पास। कबीर मेहर को आंखें दिखाते हुए बोला,
और आज पहला दिन है, इतना बोलना था कबीर का। मेहर तो बस उसे देखती ही रह गई। अब ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी करो वरना वो 2 डंबल जो 1/2 केजी के हैं तुम्हें ही उठाने होंगे। कबीर बोला तो मेहर जल्दी से अपना मुंह बंद करते हुए नहीं नहीं मैं यही ठीक हूं बोली। और वही कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या है ये, एक पल में इतनी सीरियस अपने आप से लड़ती और अगले ही पल लगता है कि इससे ज्यादा बचपना बच्चों में भी ना हो। कबीर मेहर को देखकर मन ही मन बोला। रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मेहर के आंसू उसे चुभने लगे थे। जो भी हो मेहर, वो जो भी है, जैसा भी है, उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, वो खुद से ही बोला।